नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायोलॉजिकल कैपेसिटी और अर्थ ओवरशूट डे के बारे में, और समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण में यानी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में इसका क्या एक सकारात्मक इम्पैक्ट है, नकारात्मक इम्पैक्ट है, जैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, ये सब चीज़ें क्या होता है। सबसे पहले इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, है ना। तो बारी बारी से हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, इसमें पहला समझना है आपको पारिस्थितिक पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसको ध्यान से समझिएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है क्या? तो ये जो है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? मानवीय मांग का एक मापक है। कौन? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब जैसे देखिए, हम इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लिया जाए कि एक तरफ एक सन्यासी व्यक्ति है, एक सन्यासी व्यक्ति है, और एक तरफ ले लेते हैं मोदी जी को, या मोदी जी या कोई भी एक संभ्रांत आदमी को लेते हैं। आप मान लीजिए ऐसा, जो बाइडेन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करेंगे हम, यानी अब दोनों का मांग किसका ज़्यादा है, संसाधनों पर का, पृथ्वी पर जो संसाधन है उसका उपभोग ज़्यादा कौन कर रहा है। एक व्यक्ति सन्यासी है जो जंगल में रहता है, कुटिया में रहता है, वो स्नान भी जाके नदी में कर लेता है कि नहीं। खाना पीना भी जो है वन से, जंगल से फल फूल तोड़ करके खा लेता है। इसको मतलब कहने का मतलब ये जो पृथ्वी पर जो संसाधन है उसका इसके द्वारा दुरुपयोग मतलब हो ही नहीं रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो सन्यासी का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा वो काफ़ी कम होगा। वहीं एक जो संभ्रांत व्यक्ति है, जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है, एसी चला रहा है, पानी रोज़ 1000 लीटर पानी यूज कर रहा है, पृथ्वी के संसाधन से, यानी कि जो भूमिगत जल से निकाल करके, है कि नहीं, 1000 लीटर पानी का यूज कर रहा है। तो हम कहेंगे वैसे व्यक्ति का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा वो अधिक होगा, है ना। यानी हम एक तुलना करेंगे, एक सन्यासी व्यक्ति जो पृथ्वी पर जो संसाधन है उसका एकदम न्यूनतम दोहन कर रहा है, और एक आदमी जो अधिकतम दोहन कर रहा है, गाड़ी से चल रहा है, मतलब तमाम तरह की सुविधाएं का उपभोग कर रहा है ना। तो उस स्थिति में उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है जो ज़्यादा होगा। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है समझ गए होंगे, है ना। ये जो है पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। अब इसका मापक है तो इसको हम किसी इकाई में जरूर मापते होंगे। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर्स में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति ग्लोबल हेक्टेयर्स में मापा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि एक मापक हो गया, इकाई हो गया ये। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इस रूप में समझ लेते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है यानी पारिस्थितिक पद चिन्ह जो है अनिश्चित काल तक व्यक्ति, एक शहर या देश इत्यादि को बनाए रखने के लिए आवश्यक भू क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यानी ये प्रदर्शित करता है कि आप अगर इस रेशियो से संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो आपका जो भू क्षेत्र है, आप जितना पृथ्वी के जितने क्षेत्र के संसाधनों का आप यूज कर रहे हैं वो कितना दिन तक चलेगा, है कि नहीं। इस चीज़ को भी प्रदर्शित करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से। आपके पास मान लिया जाए कि 100 केजी चावल है, आपके पास 100 केजी चावल है, और आप रोज़ जो है उसमें से 1 केजी चावल जो है खा जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि ये चावल जो है 100 केजी है तो 100 दिन चलेगा। लेकिन वहीं अगर दूसरे तरफ जो है हो क्या रहा है कि चावल दूसरे तरफ प्रतिदिन हाफ के जी आ भी जा रहा है, हाफ के जी आ भी जा रहा है। तो उस स्थिति में 100 दिन से आपको ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें तो आपका उपभोग ज़्यादा है, 1 केजी रोज़ जो है खर्च कर रहे हैं और हाफ के जी रोज़ आ रहा है। तो इसका मतलब फिर भी जो है एक न एक दिन बहुत जल्द जो है 100 केजी जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, पर जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वही चीज़ को माप दर्शाता है कि पृथ्वी पर जो भू क्षेत्र पर जो आपके पास संसाधन है वो अनिश्चित काल तक, कहने का मतलब नहीं चलने वाला है, वो एक आपको एक क्रम को दर्शाता है, एक समय की अवधि को दर्शाता है कि आप इस रेशियो से अगर खर्च कीजिएगा संसाधनों का
तो आपको जो है इतना दिन तक के संसाधन चलेगा। ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें कि जो वैश्विक आधार पे जो पद चिन्ह है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो वर्तमान उपयोग प्रणाली है उत्पादन संबंधी प्रक्रियाओं के आधार पर, है ना, अगर हम वैश्विक पारिस्थितिक पद चिन्ह की बात करें, जो वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, तो वो है 2.8 हेक्टेयर, है ना, ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। वहीं भारत की अगर बात करें हम, तो भारत का है 1.12 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वैश्विक स्तर पे संसाधनों का दोहन भारत की तुलना में ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय लोगों की तुलना में अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो पृथ्वी के जो संसाधन हैं उसका दोहन अधिक तेज़ी से हो रहा है। भारत का भी जो है हो रहा है, लेकिन भारत में कितना है, 1.12 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, ये चीज़ दर्शा रहा है। अब आगे समझते हैं हम जैविक क्षमता के बारे में। जैविक क्षमता जब समझ लेंगे और दोनों में फिर हम तुलना करेंगे तो काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो जैविक क्षमता क्या है, यानी बायोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है, इसको समझिए। जैविक क्षमता पृथ्वी की उन जैविक संसाधनों को पुनः उत्पन्न करने और उत्पन्न कचरे को अवशोषित करने की क्षमता है। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की उन जैविक संसाधनों को पुनः उत्पन्न करने और उत्पन्न कचरे को अवशोषित करने की क्षमता जो है, उसी को जो है ये मानव द्वारा उपयोग में प्रयुक्त होता है। वो क्षमता है जिससे जो कचरा उत्पन्न हो रहा है, इसे हम एक उदाहरण से हम समझ लें कि मान लिया जाए कि CO2 हम छोड़ रहे हैं, है कि नहीं, और ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधा से ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो है बायोलॉजिकल कैपेसिटी है कि हमको जो प्रकृति है वो पर्याप्त ऑक्सीजन हमको दे रहा है, पर्याप्त ऑक्सीजन हमको मिल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन वहीं हम पेड़ पौधों को काट करके, सफाई कर करके, है कि नहीं, शहर बसा दें, शहरों में घर घर में AC लगवा दें, है कि नहीं, हर घर में 2-2 गाड़ियाँ खरीदवा दें। अगर इस प्रकार का हम डेवलपमेंट तो कर लेंगे, लेकिन वहीं उसका दूसरा तरफ क्या होगा इम्पैक्ट, कि हम CO2 ज़्यादा छोड़ेंगे। यानी कहने का तो हम एक CO2 क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है हमें कचरा के रूप में इसको छोड़ रहे हैं। एक हम उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम एक CO2 का एक उदाहरण लिए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये जो है एक कचरा है। अब यहाँ पे जितना पृथ्वी को अवशोषित करने की क्षमता है, उसको कैपेसिटी है, उससे अगर हम ज़्यादा कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो जाएगा, है ना, उसमें वो संतुलित व्यवहार नहीं करेगा, फिर हमारे लिए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे जैविक क्षमता है क्या। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि पृथ्वी पर जो जैविक संसाधन को पुनः उत्पन्न करने में जितना समय लगता है कि नहीं, और उसके द्वारा और हमारे द्वारा, यानी पृथ्वी पर जो उत्पन्न कचरे को अवशोषित करने की जो उसका क्षमता है कि नहीं, जो मानव द्वारा उपयोग में प्रयुक्त होता है, तो ये चीज़ें जो है क्या कहलाता है, जैविक क्षमता कहलाता है। यानी जैसे हम ये कहें कि जितना पृथ्वी पर हम CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं, है कि नहीं, एक वर्ष में मान लिया जाए कि जितना हम CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं, है ना, उतना हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, उसको अवशोषित कर ले, तो हम ये कहेंगे कि हमारा बायोलॉजिकल कैपेसिटी जो है बिल्कुल संतुलित है। लेकिन वहीं हम CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा करें, उतना पृथ्वी जितना हम एक साल में जितना हम CO2 का उत्सर्जन करें, वो पृथ्वी जो है मान लिया जाए कि 18 महीना में उसको अवशोषित करें। पृथ्वी जो है उसको 18 महीना में अवशोषित करे, तो इसका मतलब कहेंगे कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है वो असंतुलित अवस्था में है। आइए इसको हम आंकड़ा से समझ लें। इसके संदर्भ में एक चीज़ और जान लें आप कि अगर हम अपना उपभोग बढ़ाएंगे, हम अपना उपभोग मतलब मानव अपना अगर उपभोग बढ़ाएगा, तो उस स्थिति में उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ जाएगा और जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कमेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, है ना, तो इस चीज़ को कथन के रूप में ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे आपको तुलना थोड़ा समझ लीजिए
कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोलॉजिकल कैपेसिटी में तुलना क्या हो, कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारे वैश्विक पारिस्थितिक पद चिन्ह, हमारा वैश्विक यानी जो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो है 2.84 अभी जैसा बताया है ना, ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। वहीं अगर जैविक क्षमता की बात करें, वैश्विक जैविक क्षमता की बात करें तो वो जो है हमारा 1.68 यानी 1.68 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पहले से ही पृथ्वी के क्षेत्रफल से 70% बड़ा है। यानी कि जितना हम यूज कर रहे हैं, पृथ्वी के संसाधनों का जितना हम यूज कर रहे हैं, उसको पृथ्वी को फिर से जनरेट करने के लिए, उतना फिर से बैलेंस करने के लिए पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 70% और ज़्यादा होना चाहिए था, है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब हम ज़्यादा संसाधन का यूज कर रहे हैं तो फिर पृथ्वी इसको सर्वाइव कैसे कर रही है जितना तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आने वाली पीढ़ियों का जो संसाधन है उसका हम यूज कर रहे हैं, हम दोहन उसका कर रहे हैं। यानी कि इसे हम इतना एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये पृथ्वी का सतह है, ये जो है पृथ्वी का सतह है, और ये जो है हम भूमिगत जल की बात कर रहे हैं। भूमिगत जल मान लिया जाए कि आप जो है यहाँ पे 30 फीट की गहराई से आप पानी जो है इस वर्ष खींच रहे हैं, 30 फीट की गहराई से आप पानी खींच रहे हैं। अब जो है ये मान लिया जाए कि 2018 में ऐसा कर रहे थे, आप 30 फीट से पानी जो है निकल जा रहा था। 2020 में जो है ये पानी जो है 30 फीट से ये चला गया है 60 फीट पर। अब कहने का मतलब है कि ये 60 फीट पर चला गया, तो हम क्या कर रहे हैं कि पानी का दोहन ज़्यादा कर रहे हैं। अब पानी जितना पृथ्वी अपने जैसे वर्षा द्वारा जल संचयन जितना वो कर पाती, उससे ज़्यादा हम पानी निकाल ले रहे हैं। इसे कहने का मतलब एक तरफ से हम पानी का दोहन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पृथ्वी क्या करती है कि एक तरफ जल चक्र की प्रक्रिया के अंतर्गत पानी जो है फिर उतना भर जाता है। लेकिन यहाँ असंतुलन इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि जितना पानी हम डाल रहे हैं, मतलब पृथ्वी अपना जो है जल संचयन कर पा रही है, उससे ज़्यादा हम उसका दोहन कर दे रहे हैं। तो जब जो ज़्यादा हम दोहन कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अधिक है और बायोलॉजिकल कैपेसिटी जो है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी के मुताबिक हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है जो अधिक है। उस स्थिति में हमें यहाँ पे एक डेटा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो है हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पृथ्वी के क्षेत्रफल से 70% बड़ा है। और ये बड़ा है तो कैसे है, यानी हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन था उसका हम दोहन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम उनके लिए ना हम अच्छा वायु छोड़ेंगे, ना वायुमंडल छोड़ेंगे कि वो बढ़िया से सांस ले सके, ना उनके लिए हम पानी छोड़ेंगे, है कि नहीं। हम पूरा ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए, है ना, एक सक्रिय मानव के रूप में और एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में, कि हम जो भी पृथ्वी का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम कम से कम दोहन करें, है कि ना। बिजली बचाएं, पानी बचाएं, प्रदूषण कम फैलाएं, न्यूनतम करें ऐसा, है कि नहीं, कि जो पृथ्वी का एक सर्वाइवल कैपेसिटी है, जो उसका एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, वो बैलेंस में बना रहे। अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। अब यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा और समझ लीजिए आगे एक बार। ये जो 70% वाली बात है कि 70% जो है ज़्यादा है, तो इसको हम ये भी इस रूप में कह सकते हैं कि पृथ्वी को एक वर्ष में हमारे द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को पुनः प्राप्त करने में 1 वर्ष 7 माह से अधिक समय का लगता है। यानी जितना हम पृथ्वी के संसाधनों का दोहन कर लेते हैं, पृथ्वी को उतना फिर से संचयन करने में, उतना फिर से बैलेंस करने में उसको 1 वर्ष 7 महीना का समय लगता है। और ध्यान रखिएगा, बैकअप जो ऐसा नहीं कि वैकेंसी में होता है कि बैकलॉग वैकेंसी होता है, इस साल पूरा नहीं हुआ तो अगला साल पूरा हो जाएगा। हम सिर्फ ये जनवरी टू दिसंबर की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की बात चल रही है। यानी हम 1 साल के अंतर्गत जितना संसाधनों का दोहन कर लेते हैं, उतना
वो पृथ्वी जो है 1 साल 7 महीना में पूरा करेगा। और हम क्या करते जा रहे हैं, हर साल ऐसा कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो संसाधन 100 साल चलना चाहिए था या 1000 साल चलना चाहिए था, वो हो सकता है कि आने वाला 100 साल में ही ख़त्म हो जाए, आने वाले जो है 200 साल में ही ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना था यहाँ पे। अब इसके बाद हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, आपको बताया जैसा पीछे कि 1.12 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। भारत का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.12 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। वहीं भारत का हम बायोलॉजिकल कैपेसिटी की बात करें तो ये 0.45 ग्लोबल हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं अगर कि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो देश के क्षेत्रफल से कितना है, 150% अधिक है। इसको परसेंट में व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब ये 150% अधिक है। 150% अधिक का मतलब 2.5 गुना जो है ज़्यादा है। यानी हम कहने का मतलब है कि हमको 1 रुपया इनकम है और हम 2.5 रुपया जो है खर्च कर रहे हैं। तो 2.5 रुपया कहाँ से खर्च कर रहे हैं, जो संसाधन था मेरे पास, है कि नहीं, जो मेरा पैतृक संपत्ति था उसको बेच रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं, है कि नहीं, पैतृक संपत्ति जब बेच रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए हम नहीं छोड़ रहे हैं, उनको हम कंगाल कर देंगे। तो ये चीज़ें समझना है आपको यहाँ पे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोलॉजिकल कैपेसिटी में दोनों में संबंध क्या है कि नहीं। यानी हमारा इकोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, उस स्थिति में बायोलॉजिकल कैपेसिटी कम जाएगा, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अगर हमारा बढ़ेगा, है ना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ेगा यानी इसको हम अपना संसाधनों का उपभोग ज़्यादा करेंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक कमेगा, वो है कि नहीं। ये चीज़ समझना था। इसमें एक और तथ्य याद रखना है कि भारत का जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिक पद चिन्ह है, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। अब इसके आगे एक टॉपिक और इसमें हम बात करेंगे, अर्थ ओवरशूट डे यानी पृथ्वी पारक्रमण। ये क्या होता है इसको समझिए। इसका मतलब ये होता है कि वर्ष में जिस दिन मानव द्वारा जैविक संसाधनों और सेवाओं के उपभोग की सीमा पृथ्वी द्वारा उत्पादित संसाधनों और सेवाओं की सीमा को पार कर जाती है, उसे वर्ष का अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज़ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे बायोलॉजिकल कैपेसिटी के दौरान, है ना। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक, मान लिया जाए कि आप एक साल में सपोज डैट आप जो है 12,000 रुपया कमाते हैं, यानी कि पर मंथ 1,000 रुपया कमाते हैं। लेकिन ये 12,000 रुपया जो है ये आपका एक साल का कमाई है कि नहीं। लेकिन आप जो है इसको मान लिया जाए कि 8वें महीने तक आते आते ही इसको आप खर्च कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, है कि नहीं। तो हम जिस दिन ये आपका ये 12,000 रुपया ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन आपका ये 12,000 रुपया ख़त्म हो जाएगा, मान लिया 8वां महीना में, अगस्त महीना में आपका मान लिया जाए कि 12 अगस्त को हम मान लेते हैं, 15 अगस्त को मान लेते हैं, चलिए 15 अगस्त को आपका ये 12,000 रुपया खर्च हो गया, है कि नहीं। यानी आपको हम 12,000 रुपया मान लीजिए कि आपको मिला एक साल में, कि आपको एक साल में चलाना है एसी को 12,000 रुपया को, आप जो है उसको अगस्त के 15 अगस्त के दिन ही जो है सब ख़त्म करके आप जो है क्या आ गए, आप जो है आप दूसरा संसाधन का यूज करने लगे, यानी कहने का सोर्स और जो है जहाँ से आपको मिल रहा था पृथ्वी के संसाधनों का, उस दिन से आप दोहन करना शुरू कर दिए। इसका मतलब आप समझिए कि आपके पास जो संसाधन था उसको एक साल चलाना था, उसको आप जिस दिन ख़त्म कर दिए साल के, वही दिन जो है क्या कहलाएगा, अर्थ ओवरशूट डे। साफ शब्दों में समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1990 में जो है, अगर हम जो है अर्थ ओवरशूट डे की बात करें तो ये अक्टूबर में हुआ था, यानी कि जो संसाधन हमको दिसंबर तक चलना चाहिए था वो अक्टूबर में ही समाप्त हो गया था, एक साल का। पृथ्वी जितना जो है, जिसका उस पृथ्वी का जैविक क्षमता के अनुसार जो संसाधन अक्टूबर में समाप्त होना, दिसंबर में समाप्त होना चाहिए था 31 दिसंबर तक, वो संसाधन हम अक्टूबर में ही ख़त्म कर दिए थे। 1990 की बात है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो इकोलॉजिकल अर्थ ओवरशूट डे है
वो 22 अगस्त को मनाया गया, मैंने 22 अगस्त को घोषित किया गया या पारित किया गया, जो भी कहिए। तो ये 22 अगस्त को कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संसाधन हमको 31 दिसंबर 2020 तक चलना चाहिए था, है कि नहीं, वो संसाधन हम उसको 22 अगस्त को ही समाप्त कर दिए, है ना। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कहने का मतलब है ना, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 29 जुलाई को अर्थवर्ष डे मनाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे, जैसे अक्टूबर था, अक्टूबर से और पहले आ गए, है, जुलाई में ख़त्म करना शुरू कर दिए थे, लेकिन यहाँ 2020 में देखिए अगस्त में बढ़ा है थोड़ा। ऐसा क्यों हुआ है? पिछला साल कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ पूरे मोस्टली देशों में, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि लॉकडाउन के कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन थोड़ा कम कर पाए। जैसे सारा चीज़ बंद था, तो बंद रहने के दौरान फैक्ट्रियां बंद थी, तो हम कम गैस उत्सर्जन किए, पृथ्वी के जो संसाधन थे उसका दोहन हम कम किए। तो इसलिए 2020 में जो है अर्थवर्ष डे 22 अगस्त को आया, है ना। और वहीं 2019 में की बात करेंगे तो 19 में और पहले ही ख़त्म हो गया था। 2019 में जो है 29 जुलाई को ही अर्थवर्ष डे होता। तो ये चीज़ें भी आप हमारे समझ से समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ये कि यहाँ पे अर्थवर्ष डे निकाला कैसे जाता है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थवर्ष डे कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वर्ल्ड बायो कैपेसिटी, वर्ल्ड बायो कैपेसिटी बटा वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसको लिख लीजिएगा, और गुना होता है 365। तो ये जो है आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालने का ही फॉर्मूला होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थवर्ष डे निकालने का ही फॉर्मूला होता है। यानी कहने का मतलब है कि अर्थवर्ष डे बराबर क्या होगा, वर्ल्ड बायो कैपेसिटी वटा वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट गुना 365। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। हम मान के चल रहे हैं कि आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसे एक चीज़ और, इसे नोट डाउन ज़रूर करें। कहने को जब तक इसको आप लिख के नहीं पढ़िएगा तो ये चीज़ें आपके लिए क्षणिक होगा। आप इसे लिख लीजिएगा, फिर आपको इसको रिवाइज करना काफ़ी आसान होगा। इसको आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके कॉपी में लिखा हुआ है तो। क्योंकि मानव का एक नेचर है जो है ना, पढ़ना भुलाना ये चलता रहता है। तो ये चीज़ों को जो है आप लिख करके याद किया कीजिए, लिख करके पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा कि आप परीक्षा के समय जो है कम समय में इसको रिवाइज कर पाइएगा। तो धन्यवाद।